हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप जनरल साइंस की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ आप अभी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पीतल की उपस्थिति के कारण हवा में उसका रंग फीका पड़ जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि पीतल में किसकी उपस्थिति के कारण उसका हवा में रंग फीका पड़ जाता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों, पीतल का रंग हवा में रखने पर फीका पड़ जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति होती है जो पीतल के तांबा घटक के साथ क्रिया करके तांबा सल्फाइड बनाती है, जिससे पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ईडेबल ऑयल, खाने योग्य जो तेल है, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल या परफ्यूम्ड ऑयल। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आप सभी को पता है, पेट्रोल। तो दोस्तों, ऑक्टेन संख्या की बात करें तो आंतरिक दहन यानी इंजन में बिना किसी पूर्व प्रज्वलन के संपीड़न को झेलने की ईंधन की क्षमता का एक माप है। जितनी अधिक ऑक्टेन संख्या होती है ईंधन विस्फोट से पहले, उतना ही अधिक संपीड़न झेल सकता है। तो दोस्तों, आइसो ऑक्टेन जिसका 100 ऑक्टेन संख्या होती है, बहुत सबसे अधिक है, और इसके अलावा जो हेप्टेन है उसके लिए 0 इसकी ऑक्टेन संख्या होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीटेन संख्या की बात करें तो दोस्तों, यह ईंधन के प्रज्वलन समय में देरी को मापता है, तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, अगर सामान्य पेट्रोल की बात करें तो उसकी जो ऑक्टेन संख्या होती है वो होती है 87 के आसपास। मिड ग्रेड की बात करें तो उसमें 88 से 90 के आसपास इसकी ऑक्टेन संख्या होती है। और अगर पावर पेट्रोल की हम बात करते हैं तो पावर पेट्रोल में 91 से 94 तक ऑक्टेन संख्या यहाँ पर होती है। तो पावर पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या अधिक होती है जो इंजन नॉकिंग और विस्फोट को कम करने में दोस्तों मदद करती है। इससे बेहतर दोहन होता है, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, न मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है यानी बोस आइंस्टाइन संघनी है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की ठोस अवस्था, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की 5वीं अवस्था, या ऑप्शन डी स्टेट ऑफ कंडेंस्ड मैटर यानी संघनित द्रव्य की अवस्था। तो दोस्तों, बोस आइंस्टीन संघनी की खोज 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। उन्होंने दिखाया कि जब बोसोन की एक बड़ी संख्या एक ही क्वांटम अवस्था में होती है तो वे एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक संघनी बनाते हैं। तो ये बोस आइंस्टीन संघनी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो शून्य बिंदु पर एकत्रीकरण यानी कि बोसोन शून्य बिंदु पर एकत्र हो जाते हैं जिससे एक संघनी बनती है। इसके अलावा दोस्तों, क्वांटम अवस्था, बोस आइंस्टीन संघनी एक क्वांटम अवस्था है जिसमें
कणों का व्यवहार क्लासिकल भौतिकी के नियमों के विपरीत होता है। तो इसके अलावा दोस्तों माइक्रोस्कोपिक क्वांटम अवस्था की बात करें तो बोस आइंस्टीन संघनी में कणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि वह एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटम अवस्था बन जाती है। इसके अलावा सुपर फ्लूइडिटी यानी कि बोस आइंस्टीन संघनी में क्या होता है कि कणों का व्यवहार सुपर फ्लूइड की तरह होता है, जिसमें वे एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और एक संघनी बनाते हैं। तो ये इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि यह द्रव्य की एक पांचवी अवस्था है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा इसके अनुप्रयोग की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग में जो कि बोस आइंस्टीन संघनी का उपयोग जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर है। तो दोस्तों जहाँ क्या होता है कि क्वांटम बिट्स के रूप में ये कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा क्वांटम संचार, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, अल्ट्रा कोल्ड मैटर, क्वांटम फ्लूइड्स, मटेरियल साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स और विभिन्न प्रकार के इसके अनुप्रयोग हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, एथेन और हेक्सेन। ऑप्शन बी है मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन। ऑप्शन सी है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ऑप्शन डी है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन सी, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं तरल पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी घरेलू यूज़ करते हैं जिसका ईंधन के रूप में। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है यानी कि स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स इज ड्यू टू। ऑप्शन ए है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑप्शन बी है सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑप्शन डी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही जवाब है ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। आप सभी जानते हैं दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या होता है। तरल सतहों की न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति को क्या हम कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं दोस्तों। यानी कि पृष्ठ तनाव वह है जो पानी की तुलना में अधिक घनत्व वाली वस्तुओं जैसे कि रेजर ब्लेड है या वाटर स्लाइडर है उनको आंशिक रूप से डूबे बिना पानी की सतह पर तैरने की अनुमति देता है। इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं यानी कि पृष्ठ तनाव कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी पौधे की जड़ों का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट। ऑप्शन ए है टू एब्जॉर्ब सनलाइट, ऑप्शन बी है टू रिलीज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है टू अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी है टू प्रोड्यूस फ्लावर। तो आप सभी को इसका आंसर पता है ऑप्शन सी, टू अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो जल और खनिज तत्वों का क्या अवशोषण करना जल का मुख्य प्राथमिक कार्य है। दोस्तों इसके अलावा जो जड़ के एक प्राथमिक कार्य है वो है पौधों का स्थिरीकरण यानी कि पौधे को सहारा देती है, पानी और घुले हुए खनिजों का जो है अवशोषण करती है, पदार्थों का भंडारण करती है। तो ये जड़ का प्राथमिक कार्य है। तो महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका से बाहर भंडारण या परिवहन के लिए प्रोटीन और लिपिड को संशोधित, क्रमबद्ध और पैकेज करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है गोल्जी एपरेटस, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोल्जी एपरेटस यानी कि गोल्जी काय जिसको हम कहते हैं या गोल्जी उपकरण। दोस्तों गोल्जी उपकरण कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो प्रोटीन और लिपिड को संशोधित, क्रमबद्ध और पैकेज करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों यह कोशिका से बाहर भंडारण या परिवहन के लिए प्रोटीन और लिपिड को तैयार करता है। इसके मुख्य कार्य यही है। यह प्रोटीन संशोधन, गोल्जी उपकरण प्रोटीन को संशोधित करता है, ग्लाइकोलाइजेशन और फॉस्फोराइलेशन इसका मुख्य कार्य है। तो महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन द सेल्स जेनेटिक मटेरियल यानी कि निम्नलिखित किस कोशिकांग में कोशिका की आनुवांशिक सामग्री होती है।
न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों इसका ऑप्शन है न्यूक्लियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। आप सभी को पता है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीन यानी कि हरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोशिका की आनुवांशिक सामग्री होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूक्लियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका के भीतर प्रोटीन के संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी है ट्रांसक्रिप्शन और ऑप्शन डी है ट्रांसलेशन। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन डी ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैसोहॉल इज अ मिक्सर ऑफ, यानी कि गैसोहॉल मिश्रण है। ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल, ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन सी मिक्सचर ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब है ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल। तो दोस्तों गैसोहॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है। दोस्तों यह गन्ने के रस से प्राप्त अल्कोहल को पेट्रोल में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें दोस्तों इसकी मात्रा की बात करें तो इसमें पेट्रोल की मात्रा 90% तथा अल्कोहल की मात्रा 10% होती है। गैसोहॉल से पेट्रोल द्वारा होने वाले उत्सर्जन तथा CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है हमारा, जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। अगर गैसोहॉल को यूज़ करें तो पेट्रोल की तुलना में कम खतरनाक हानिकारक उत्सर्जन वह करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ आया होगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड एज LPG फ्यूल इन लिक्विड स्टेट, यानी कि किस कार्बनिक यौगिक का द्रव अवस्था में LPG ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है एथिलीन और ऑप्शन डी है पॉलीथीन। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी ब्यूटेन, जिसका कि द्रव अवस्था में LPG ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है Na2CO3.10H2O इज नोन एज, यानी कि Na2CO3.10H2O को कहा जाता है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा या ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी वॉशिंग सोडा। आप सभी जानते हैं वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज, यानी कि pH मान 7 से कम यह प्रदर्शित करता है कि विलयन है एसिडिक यानी अम्लीय, क्षारीय, ऑप्शन सी तटस्थ या ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। सही जवाब है दोस्तों, आप सभी जानते हैं pH स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। आप सभी जानते हैं कि 0 जो है अधिकतम अम्लीय होता है और जो 14 जो है अधिकतम क्षारीय होता है, अब जो कि जल का pH मान होता है, जहाँ पर यह तटस्थ होता है। अगर हम 7 से 0 की तरफ को जाते हैं तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जितना हम 7 से 0 की तरफ को बढ़ते हैं उतना ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और जितना हम 7 से 14 की तरफ को जाते हैं तो उतना अधिक क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ नमक है। ऑप्शन ए है NH4Cl, ऑप्शन बी है CH3COONH4, ऑप्शन सी है CH3COONA और ऑप्शन डी है Na2CO3। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी CH3COONH4, यानी कि इसका रासायनिक नाम है एसीटेमाइड। दोस्तों एसीटेमाइड एक कार्बनिक यौगिक है जो एसिटिक एसिड और अमोनिया के बीच एक कंडेंस प्रतिक्रिया द्वारा बनता है। इसमें जो CH3COONH4 है यह एसिटिल समूह है और जो NH4 है वह अमोनियम समूह है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है CuSO4.5
H2O इस यौगिक में पानी के अणु को कहा जाता है? प्योर वाटर, ऑप्शन बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी सोडा वाटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो दोस्तों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो क्रिस्टलीय अवस्था में संबंधित लवण के साथ निश्चित आणविक अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होने वाले जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलीकरण जल के रूप में जानते हैं। तो आप सभी इससे परिचित हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट चेंजेस इन द एसी जनरेटर टर्न्स इनटू डीसी जनरेटर, यानी कि एसी जनरेटर में क्या बदलने से वह डीसी जनरेटर में बदल जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए है सर्पी विलय, यानी कि स्लिप रिंग्स के स्थान पर विभक्त विलय यानी कि स्प्लिट रिंग्स प्रयुक्त करके। ऑप्शन बी है विभक्त विलय, यानी कि स्प्लिट रिंग्स के स्थान पर सर्पी विलय स्लिप रिंग्स प्रयुक्त करके, या ऑप्शन सी दोनों एक साथ प्रयुक्त करके, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर्पी विलय यानी कि स्लिप रिंग्स के स्थान पर विभक्त विलय यानी कि स्प्लिट रिंग्स प्रयुक्त करके जो है एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में बदला जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एसी जनरेटर है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जब तारों की एक कुंडली को स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा जो है उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है और जो एसी जनरेटर के सर्पी विलय यानी कि जो स्लिप रिंग्स के स्थान पर विभक्त विलय प्रयुक्त किए जाएं तो जो एसी जनरेटर है वो डीसी जनरेटर में बदल जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों यह जो बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा को भेजता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? What should be the minimum distance between the source of sound and the reflecting surface to hear a clear echo? ऑप्शन ए है 17 मीटर, ऑप्शन बी है 50 मीटर, ऑप्शन सी है 10 मीटर और ऑप्शन डी है 150 मीटर। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों के लिए प्रश्न बनाए गए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों इसमें बात करें तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत तथा जो परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी है वह कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.1 सेकंड तक रहता है। अतः यदि हम इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि सुन आती है तो वह पहली ध्वनि के साथ मिल जाती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक है कि परावर्तक सतह श्रोता से कम इतनी दूरी पर हो कि जो परावर्तित ध्वनि है उसको उस तक पहुंचने में 0.1 सेकंड से अधिक समय लगे। तो दोस्तों अगर हम देखें ध्वनि द्वारा वायु में 0.1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 गुणा 332, तो ये हो गया आपका 33.2 मीटर। तो अतः यदि हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो उसकी स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की जो दूरी है वह कम से कम 33.2/2 यानी कि 16 मीटर आपका होना चाहिए। 16 से 16 कुछ यानी कि लगभग 17 मीटर के आसपास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो 17 मीटर इसका सही जवाब है। इसके अनुप्रयोग की बात करें तो समुद्र की गहराई, इसके अलावा वायुयान की ऊंचाई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि मापने के लिए हम प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यदि आप जनरल साइंस की ई बुक परचेस करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ आप अभी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में लिंक है, तो वहां से जाकर के आप अपनी डिटेल्स फिल करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।